नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण सीरीज, और ये सीरीज आपकी पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 1, और इस मॉडल पेपर में हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी से क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सांची में, नालंदा में, राजगृह में या फिर पावापुरी में। तो ये स्थित है आपकी राजगृह में। कहाँ पर स्थित है? राजगृह में आपकी सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है पीतलखोरा में, दूसरा दिया है जुन्नार में, तीसरा कारले में और चौथा है बेडसा में। तो ये स्थित है आपका कारले में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी ये हाल ही में हमें सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो नैनार कौन थे? तो ये थे आपके शिव के उपासक, यानी कि शैव धर्मानुयायी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नैनार कौन थे? ये थे आपके शिव के उपासक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? तो आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा वंश था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थीं। गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये था आपका कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। कुषाण वंश की जो सीमाएं थीं वो भारत के बाहर तक भी फैली हुई थीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो यहाँ पर आपको 4 राजवंश दिए गए हैं। पहला दिया है चालुक्य, दूसरा है पल्लव, तीसरा दिया गया है राष्ट्रकूट और चौथा दिया गया है सातवाहन। तो इसमें जो है सबसे पुराना राजवंश जो है वो है आपका सातवाहन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो जो रजत है यानी कि चांदी के जो सिक्के हैं उसको जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? कणाद थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे या फिर जैमिनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो ये थे जैमिनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को या फिर शाक्त धर्म को? तो ये जो है संरक्षण जो प्राप्त था ये था जैन धर्म को। किसे प्राप्त था? जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है?
तो यहाँ पर 4 मंदिर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पहला ऑप्शन है भीतरगांव मंदिर, दूसरा है ग्वालियर का तेली मंदिर, तीसरा दिया है कंदरिया महादेव मंदिर और चौथा है ओसिया मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो किनके मध्य हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है। तक्कोलम का युद्ध, पहला ऑप्शन दिया है चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, दूसरा है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, तीसरा है चोल एवं होयसल के मध्य या फिर चौथा ऑप्शन चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से लिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119 या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 123। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है तो ये बताया गया है अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो कब किया गया था ये आपको बताना है। 17वें संशोधन के द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन के द्वारा। तो उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1976 में। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। 1947 में, 1951 में या फिर 1956 में या फिर 1966 में। तो अगर बात करें राज्यों का पुनर्गठन की तो ये किस वर्ष लागू किया गया, तो ये किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बनाया गया था वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। जनता, संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 15। तो अगर बात करें छुआछूत की तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम को, कश्मीर को, कन्याकुमारी को या फिर गुजरात को। तो केप कामोरिन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कन्याकुमारी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कन्याकुमारी को केप कामोरिन भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से या फिर विशाखापट्टनम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो किसको अलग करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। 10 डिग्री चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीपों को जो है अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा द्वीप है जो सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। पहला है भटकल, दूसरा है अर्नाला, तीसरा है मिनिकॉय और चौथा है हेनरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो किसके साथ ये उभयनिष्ठ नहीं है? महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ या फिर आंध्र प्रदेश के साथ। तो ये उभयनिष्ठ नहीं है आपकी बिहार के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।